नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। आईएएस काडर रूल्स में बदलाव की तरफ बढ़ रही केंद्र सरकार, राज्यों ने जताया विरोध। बदलाव के बाद टाइमलाइन का पालन न होने पर डेप्यूटेड माना जाएगा अधिकारी। गणतंत्र दिवस पर झांकियों के चयन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज। पश्चिम बंगाल सहित दूसरे राज्यों की झांकियों को नहीं मिली जगह। रक्षा मंत्रालय के दायरे में जानकारों की समिति करती है झांकियों का चयन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर माहौल गर्म। सीमाई इलाके में फेंसिंग को लेकर तालिबान का विरोध। डूरंड रेखा बनाती है दोनों देशों के बीच की सीमा। देश में वनों की स्थिति पर वन सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट जारी। क्षेत्रफल के लिहाज से फॉरेस्ट कवर के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे। रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर को मिली जगह। और दुनिया भर में वेब 3.0 पर चर्चा तेज। 2014 में पहली बार गेविन वुड ने किया था वेब 3.0 शब्द का इस्तेमाल। ब्लॉकचेन तकनीक जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला इंटरनेट वर्जन है वेब 3.0। खबरों को शुरू करें उसके पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। करंट न्यूज में हम आपके सामने देश विदेश की खबरें पेश करते हैं। इस दौरान चर्चा में रही कुछ जगहों का जिक्र भी हम करते हैं। वह जगह चर्चा में क्यों रही ये जानना तो आपके लिए जरूरी है ही, लेकिन एग्जाम के नजरिए से जरूरी ये भी है कि आप मैप पर उनकी लोकेशन को समझें। इस लिहाज से दृष्टि हिंदी और इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर एक बेहद रोचक प्रोग्राम न्यूज ऑन मैप हर हफ्ते प्रसारित हो रहा है। बेहतर समझ के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम को जरूर फॉलो करें। लास्ट एपिसोड और पिछले सभी एपिसोड्स की लिंक्स आपको इस बुलेटिन की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। इस प्रोग्राम की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत है। एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र लंदन और परिधीय बिंदु हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस वृत्त के क्षेत्र से पूर्णतः बाहर रहेगा। वृत्त वाले सवाल से बहुत घबराना नहीं है कि वृत्त पूछ दिया गया है तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हम एक एक कंट्री याद करते हैं, बल्कि एक अनुमान हमारा होता है। हमें पोजीशन पता होता है कि उस वृत्त की बात जो हो रही है उससे निश्चित तौर पर कौन सी कंट्री उसकी परिधि से बाहर होगा। तो इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहां है लंदन और ये हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो लंदन से हमने ऐसा एक खींच दिया, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हो गई वृत्त की। और अब जो वृत्त बनेगा निश्चित तौर पर ऐसा बनेगा कुछ पूरे में। तो जो ऑप्शंस आपके पास हैं उसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन की बात हो रही है। निश्चित तौर पर आपका दिमाग जाना चाहिए यूक्रेन की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूक्रेन कभी भी इसका हिस्सा इसलिए नहीं हो सकता है कि यूक्रेन की पोजीशन यहां पर है। ठीक है, तो जब भी हम कोई वृत्त इस तरीके का बनाएंगे तो फिर यूक्रेन उसका हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि हंगरी से यूक्रेन ईस्ट साइड में है। और यही इतना आपको ध्यान पर अगर रहे तो बहुत आसानी से इस तरह के सवालों को आप टैकल कर सकते हैं। सही जवाब क्या हुआ इसका? ऑप्शन डी, यूक्रेन। ठीक है, इटली, फ्रांस, जर्मनी तो आएंगे ही उसमें। चलिए अब खबरों की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं सप्ताह भर की सबसे बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने 1954 के आईएएस काडर नियमों में बदलाव करने का मन बनाया है। इस बारे में हाल के दिनों में केंद्र की तरफ से राज्यों को पत्र भी भेजे गए हैं। इस पर 6 राज्यों ने केंद्र के इस कदम का विरोध किया है। इन राज्यों का मानना है कि केंद्र का यह फैसला संघवाद को कमजोर करेगा। दूसरी तरफ राज्यों में आईएएस अधिकारियों की पहले से ही कमी है। अब जब केंद्र सरकार इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से जुड़े नियम पूरी तरह अपने पक्ष में करना चाहती है, ऐसे में प्रशासनिक अमले का यह संकट और गहरा हो सकता है। संयोग की बात है कि केंद्र सरकार भी दरअसल अपने मंत्रालयों में ऐसे अधिकारियों की कमी के चलते ही संशोधन की तरफ बढ़ रही है। आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से जुड़ी व्यवस्था केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दायरे में आती है। विभाग ने आईएएस के अलावा आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों के डेपुटेशन के लिए भी इसी तरह के पत्र राज्यों को भेजे हैं। हालांकि इस मामले में पहले गृह मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी ली गई है। डीओपीटी इन नियमों में 4 बदलाव करना चाहता है। पहला, अगर राज्य अपने अधिकारी केंद्र को सौंपने में टाइमलाइन का पालन नहीं करता तो उस स्थिति में केंद्र का निर्णय ही माना जाएगा, यानी उसके बाद संबंधित अधिकारी केंद्र में डेप्यूटेड माना जाएगा।
फिलहाल इस तरह की प्रतिनियुक्ति केंद्र और राज्य के बीच आपसी सहमति के बाद ही होती है। सहमति के बाद एक काडर के आईएएस अधिकारी को केंद्र, दूसरे राज्य या केंद्र अथवा राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी में डेपुटेट किया जा सकता है। दूसरा बदलाव है, आगे से केंद्र ही यह तय करेगा कि डेपुटेड होने वाले अधिकारियों की अधिकतम संख्या क्या होगी। फिलहाल राज्यों को आईपीएस सहित आईएएस अधिकारियों को केंद्र को सौंपना होता है, जिनकी संख्या काडर की टोटल स्ट्रेंथ की 40% से ज्यादा नहीं हो सकती। तीसरा बदलाव है, अगर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाती है तो वो मसला अंतिम तौर पर केंद्र ही निपटाएगा। और आखिरी बदलाव होगा, अगर केंद्र सरकार को लोकहित में काडर अधिकारियों की जरूरत होगी तो राज्य सरकार केंद्र के फैसले को तुरंत अमल में लाएगी। इस बार के गणतंत्र दिवस पर किन किन झांकियों का प्रदर्शन होगा, इस बात ने अब तूल पकड़ लिया है। अंतिम सूची में पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की झांकियों को जगह नहीं दी गई है। आइए समझते हैं कि गणतंत्र दिवस पर झांकियों के लिए क्या गाइडलाइंस मौजूद हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है, लिहाजा परेड और झांकियों से जुड़ी व्यवस्था भी रक्षा मंत्रालय ही देखता है। झांकियों के संबंध में प्रक्रिया की शुरुआत राज्यों, मंत्रालयों और अलग अलग विभागों को रक्षा मंत्रालय द्वारा आमंत्रण भेजने के साथ होती है। इस दौरान रक्षा मंत्रालय यह भी बता देता है कि झांकियां मोटे तौर पर किन थीम्स पर आधारित होंगी। मंत्रालय इसके लिए आमतौर पर राज्य के इतिहास, त्योहार और संस्कृति जैसे विषयों का सुझाव देता है। हालांकि इस बार आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर विशेष तौर पर इंडिया एट 75 स्वतंत्रता संघर्ष, आइडियाज एट 75 जैसी थीम्स को चुना गया था। अलग अलग राज्यों, मंत्रालयों और संगठनों से झांकियों के प्रस्ताव आने के बाद इनका मूल्यांकन एक कमेटी करती है। कला, साहित्य, चित्रकला जैसे क्षेत्रों से आने वाले जानकारों की यह समिति ही आखिरी सूची तैयार करती है। नियमों के मुताबिक एक संगठन से एक से ज्यादा झांकी शामिल नहीं हो सकती। झांकियों पर लिखना और लोगों का इस्तेमाल करना मना है। हालांकि फ्रंट पर राज्य या मंत्रालय का नाम हिंदी में लिखा जा सकता है, जबकि पीछे क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी का इस्तेमाल हो सकता है। एक झांकी के लिए एक ही वाहन का यूज हो सकता है, जिसका खर्च रक्षा मंत्रालय ही उठाता है। झांकी पर एक डांस पार्टी की इजाजत भी दी जाती है, जिसमें 25 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस करने वाले लोगों को नहीं गिना जाता। पिछले कई दिनों से ओडिशा के पत्तन नगर पारादीप में आम लोगों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल ये मामला जगत सिंहपुर जिले के एक गांव धिंकिया में एक स्टील प्लांट लगाने को लेकर है। 2017 में राज्य सरकार ने जेएसडब्ल्यू ग्रुप को 10 मिलियन टन पर एनम के स्टील प्लांट के लिए इस जिले में 2900 एकड़ जमीन देने की बात कही थी। बाद में जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइज किया और इसकी क्षमता बढ़ाकर और जमीन की मांग की। इस प्रोजेक्ट में चिंता वाली बात यह है कि कुल भूमि में से 2600 एकड़ से ज्यादा भूमि वन भूमि है। भले ही इसमें धिंकिया की वनीय भूमि काफी कम है, लेकिन लोगों का मानना है कि इस जमीन के जाने से उनकी आजीविका पर इसका असर पड़ेगा। आमतौर पर यहाँ के लोग बीटल लीफ फार्मिंग, फिशिंग और धान की खेती करते हैं। विरोध की एक और वजह एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में अप्रूवल को लेकर लोगों की झूठी सहमति का जिक्र किया जाना है। आपको बता दें कि 2006 के वन अधिकार कानून के मुताबिक जब तक स्थानीय ग्राम सभा की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक वनीय भूमि किसी और को नहीं दी जा सकती। साथ ही इस दौरान क्षेत्रीय लोगों के हितों की पहचान भी की जानी जरूरी है। 2006 के इस कानून का पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। यह एक्ट 2007 में लागू किया गया था, जो वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से एक फ्रेमवर्क देता है। कानून में वनों में रहने वाली जनजातियों और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को परिभाषित किया गया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी लकड़ी, शहद, मोम और तेंदु आदि पर जनजातीय लोगों को अधिकार भी इसी एक्ट के जरिए मिलते हैं। इसके साथ ही ग्राम सभा और फॉरेस्ट राइट्स का लाभ उठाने वाले लोगों की जिम्मेदारी है कि वे वन्य जीवों और जैव विविधता की सुरक्षा करें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार किसी ऐसी वन भूमि के डायवर्जन की मंजूरी दे सकती है जिसमें 1 हेक्टेयर में 75 से ज्यादा पेड़ ना हो। ऐसी जमीन का इस्तेमाल ग्राम सभा की रजामंदी के बाद स्कूलों, आंगनवाड़ी, सड़क, नहर आदि के लिए हो सकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस एक्ट के लिए नोडल एजेंसी है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 58वें स्थापना दिवस पर इसमें रिफॉर्म करने के लिए 5 पॉइंट एजेंडा पेश किया है। ये रिफॉर्म एफसीआई की इमेज को सुधारने के लिहाज से किए जा रहे हैं। आम जनता की नजरों में एफसीआई की इनएफिशिएंट और करप्ट छवि बनी है।
इन सुधारों से इसे समावेशी और काम के प्रति ईमानदार बनाया जा सकेगा। पहला तरीका है पब्लिक की नजरों में इमेज को सुधारना। दूसरा प्रयास तकनीक के स्तर पर किया जाना है। इसके जरिए राशन को हर एक तक बिना किसी लीकेज के पहुंचाने का प्रयास किया जाना है। तीसरे सुधार में किसानों और किसान उत्पादक संगठनों की शिकायतों को तुरंत दूर करने के प्रयास किए जाने हैं। चौथे सुधार में आधुनिक अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स को लाने की बात की गई है। पांचवें सुधार के तौर पर भारत को ग्लोबल फूड हब बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रचलित बेहतर व्यवस्थाओं को अपनाने की बात की गई है। आपको बता दें कि एफसीआई का गठन खाद्य नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के मकसद से फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत किया गया था। इसके 3 लक्ष्य हैं, मसलन किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन की व्यवस्था करना, पीडीएस के तहत देश भर में खाद्यान्न का वितरण और पीडीएस के लिए बफर स्टॉक का इंतजाम रखना। हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादित डूरंड रेखा को लेकर रस्साकशी तेज हो गई है। 2670 किलोमीटर लंबी इस सीमा रेखा पर पिछले दिनों पाकिस्तान ने फेंसिंग यानी कांटेदार बाड़ लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके जवाब में तालिबानी सत्ता ने पाकिस्तान के इस कदम का तीखा विरोध किया और उसकी कोशिश पर पानी फेर दिया। इस ऐतिहासिक डूरंड रेखा को लेकर दोनों देशों ने अपने अपने हितों को तवज्जो दिया है। इसकी ऐतिहासिकता इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि 1893 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत ने जारशाही शासन वाले रूस से दूरी बनाए रखने के मकसद से इसकी नींव डाली थी। उस दौरान डूरंड रेखा के जरिए अफगानिस्तान को ब्रिटिश भारत और रूस के बीच एक बफर जोन की तरह आजमाया गया था। इस काम में उस समय के ब्रिटिश नौकरशाह मॉर्टिमर डूरंड की मुख्य भूमिका रहने के चलते इस सीमा रेखा का नाम डूरंड रेखा पड़ा। पूरे मामले में अफगानिस्तान के हितों को देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के सत्ताधारियों ने पहले भी कई दफा डूरंड रेखा को मानने से इनकार किया है। इस बिंदु पर अफगानिस्तान की लगभग सभी सरकारों ने एक समान नीति अपनाई है। यहाँ तक कि अब तालिबानी सत्ता ने भी इस मुद्दे पर अपना विरोधी पक्ष स्पष्ट कर दिया है। दरअसल अफगानिस्तान का मानना है कि 1893 में तत्कालीन अफगान राजा अमीर अब्दुल रहमान पर डूरंड रेखा से जुड़ा समझौता आरोपित किया गया था, और जब ब्रिटिश सत्ता ने भारत पाक का बंटवारा करने के बाद भारत छोड़ दिया तो इस समझौते की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती। इसके अलावा इस सीमा रेखा ने अफगानिस्तान के सबसे बड़े नस्लीय समूह पश्तून के परिवारों को भी दोनों देशों के बीच विभाजित कर रखा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का तर्क है कि इस इलाके से आतंकी घुसपैठ और स्मगलिंग को रोकने के लिहाज से वो फेंसिंग करना चाहता है। यहां तक कि उसने पूरी सीमा रेखा के लगभग 90% हिस्से में फेंसिंग पूरी भी कर ली है। साथ ही वो डूरंड रेखा के पाकिस्तान वाले इलाके में किसी भी प्रकार की पश्तू आधारित राष्ट्रवादी भावना को पनपने से रोकने की जुगत में है। पाकिस्तान को एहसास है कि यदि इसे नियंत्रण में नहीं रखा गया तो पख्तूनिस्तान की आवाज बुलंद हो सकती है। ऐसी आवाज पाकिस्तान के टूटने की बुनियाद भी बन सकती है। इस बीच बीते दिसंबर माह में अफगानिस्तान के निमरोज और नांगरहार प्रांतों में पाकिस्तानी हुकूमत की फेंसिंग करने की कवायद तालिबान सरकार द्वारा रोक दिए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तल्खी अभी भी जारी है। बीते दिनों 17वीं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा यह रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है। रिपोर्ट के आंकड़े वन प्रबंधन, फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के वन और वृक्ष आवरण में 1540 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा हुआ है। देश का कुल वृक्ष और वन आवरण 24.62% है। वहीं वन आवरण 21.71% और वृक्ष आवरण 2.91% है। गौरतलब है कि भारत दुनिया में 10 सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले देशों में शामिल है। इसमें पहले स्थान पर ब्राजील है। देश के मैंग्रोव कवर में भी 17 वर्ग किलोमीटर वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में कुल मैंग्रोव कवर 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं देश के वनों में कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन है। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक से मतलब वायुमंडल से कार्बन को वनों द्वारा संचित करने से है। यह कार्बन मुख्य रूप से लिविंग बायोमास और कुछ हद तक डेडवुड और लिटर यानी सूखी पत्तियों आदि में भंडारित रहता है। आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्रफल के लिहाज से देश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। प्रतिशत के लिहाज से देश में मिजोरम फॉरेस्ट कवर के मामले में सबसे आगे है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड का स्थान है। रिपोर्ट में पहली बार टाइगर रिजर्व और लायन कंजर्वेशन एरिया में फॉरेस्ट कवर का आकलन किया गया है। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है। वहीं प्रतिशत के लिहाज से अरुणाचल प्रदेश के पाके टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर दर्ज किया गया है।
नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत में 34,600 टन सोलर कचरा उत्पादित होगा। सोलर पावर को लेकर सरकार ने कई बड़े टारगेट्स तय किए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत के पास वर्तमान में सोलर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई नीति नहीं है। सोलर वेस्ट से मतलब है खराब हो चुके सोलर पैनल्स से निकला हुआ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अभी इसे देश में कबाड़ के तौर पर बेच दिया जाता है। अगले दशक तक इस कचरे के 5 गुना होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इससे निपटने को लेकर कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई थी। सोलर पैनल्स 20 से 25 साल तक काम करने की स्थिति में होते हैं, इसलिए अभी इनके कचरे को लेकर ज्यादा समस्या नहीं दिख रही। बहरहाल विशेषज्ञों ने सोलर कचरे से निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इसके मुताबिक सोलर वेस्ट के लिए एक मजबूत कानून की जरूरत है। साथ ही वेस्ट रिसाइकलिंग की लागत कम करने के लिए रिसाइकलिंग अवसंरचना में निवेश की जरूरत है। कई देशों में सोलर मॉड्यूल मेकर्स के पास ही रिसाइकलिंग की सुविधा के प्रावधान किए गए हैं। सोलर वेस्ट को लैंडफिल्स में डिस्पोज करने पर प्रतिबंध लगाए जाने की जरूरत है। सोलर मॉड्यूल्स की डिजाइन में बदलाव करके, मसलन कम सिलिकॉन का प्रयोग करके भी वेस्ट को कम किया जा सकता है। आजकल एक नए तकनीकी शब्द वेब 3.0 की खूब चर्चा है। दरअसल साल 2021 में वेब 3.0 की अवधारणा सुर्खियों में रही थी। वेब 3.0 ब्लॉकचेन तकनीक जैसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को सपोर्ट करने वाला इंटरनेट वर्जन है। इसमें बड़ी तकनीक कंपनियों के बजाय यूजर्स के पास प्लेटफॉर्म्स की ओनरशिप होती है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग इथेरम कंपनी के फाउंडर गेविन वुड ने साल 2014 में किया था। वेब 3.0 को समझने के लिए हमें वेब 1.0 और वेब 2.0 को समझना होगा। वेब 1.0 से मतलब वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट से है, जिसे 1989 में इन्वेंट किया गया था। इसमें यूजर किसी वेबसाइट पर जाकर स्टैटिक इंफॉर्मेशन से रूबरू होता था। यह एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट था। यूजर्स अपनी तरफ से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। यह दौर तकरीबन 1999 तक चला। वेब 2.0 में बहुत सारे नए फीचर्स जुड़े। हम वर्तमान में वेब 2.0 के ही अधिकांश फीचर्स पर काम कर रहे हैं। वेब 2.0 को वेब 1.0 से अलग करने में यूजर्स द्वारा अपने फोटोज, वीडियोस, लाइक और शेयर के जरिए कम्युनिकेट कर पाना जैसे फीचर्स शामिल होते हैं। वेब 2.0 में डेटा प्रमुख रूप से कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित रहता है, जिसने डेटा प्राइवेसी के मुद्दे को जन्म दिया है। कहा जा रहा है कि वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड होगा और इसमें यूजर्स अपने डेटा के मालिक खुद होंगे। इससे इंटरनेट का मुख्य मकसद पूरा हो सकेगा। हालांकि वेब 3.0 अभी बेहद शुरुआती दौर में है। इससे जुड़े मुद्दे अभी सामने आने बाकी हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट की खोज विंटन सर्फ और बॉब कान द्वारा की गई थी। विभिन्न अखबारों के हवाले से कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी वित्तीय बजट में सरकार लगभग $19 बिलियन की उर्वरक सब्सिडी देने का मन बना रही है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला कि बाजार कीमत से कम दाम पर उर्वरक बेचने के एवज में उर्वरक कंपनियों को इसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, और दूसरा किसानों को कम कीमत पर उर्वरक मिल सकेगा। जानकारों का मानना है कि इसे कहीं न कहीं हाल के समय में सरकार के प्रति किसानों में व्याप्त असंतोष को कम करने के नजरिए से समझा जाना चाहिए। गौरतलब है कि किसान एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरक खरीदता है, जो कि सामान्य मांग और आपूर्ति आधारित बाजार दर से कम होता है। इसके अलावा उर्वरक की उत्पादन लागत या आयात लागत से भी ये एमआरपी कम होती है। इस तरह एमआरपी और उत्पादन लागत या आयात लागत के अंतर को सरकार सब्सिडी देकर पूरा करती है। हालांकि जहां एक तरफ यूरिया उर्वरकों की एमआरपी सरकार तय करती है, वहीं गैर यूरिया उर्वरकों की एमआरपी सामान्य तौर पर कंपनियां तय करती हैं। इन उर्वरकों पर केंद्र सरकार सीधे प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देती है, ताकि कंपनियां उचित मूल्य निर्धारित कर सकें। इस संबंध में एक गौर करने वाली बात यह भी है कि गैर यूरिया उर्वरकों की कीमत यूरिया आधारित उर्वरकों से अधिक होती है और इन पर सब्सिडी भी तुलनात्मक रूप से कम मिलती है। दूसरी तरफ यूरिया पर ज्यादा सब्सिडी मिलने से इसका इस्तेमाल गैर कृषि उत्पादों में भी किए जाने के मामले आते रहे हैं। इन गतिविधियों पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे उपाय अपनाए हैं। कोविड महामारी के दौर में गिलोय इम्यूनिटी बूस्टर की भूमिका में सामने आया है। कोविड की पहली और दूसरी लहर में तो इसकी मांग में काफी तेजी आई थी। इन सब के बावजूद गिलोय के उपयोग और इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर डिजीज के आधिकारिक जर्नल ने गिलोय के उपयोग से संबंधित कुछ चेतावनी दिए हैं। इसके मुताबिक बिना प्रिस्क्रिप्शन और निगरानी के गिलोय का सेवन करने से लीवर जैसे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है।
इससे पहले भी बीते साल इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर के जर्नल में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए थे। हालांकि उस दौरान आयुष मंत्रालय ने लीवर को नुकसान पहुंचने जैसी आशंका को दरकिनार कर दिया था। गिलोय की बात करें तो इसे अमृता और गुडुची के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। पाचन और प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसका तना सबसे ज्यादा लाभदायक समझा जाता है। आइए अब देखते हैं बुलेटिन पर आधारित 5 सवाल। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एक विशेष काडर के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति किसी दूसरे राज्य में नहीं की जा सकती। 2. एक विशेष काडर से केंद्र में प्रतिनियुक्त होने वाले भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हालिया वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में मैंग्रोव वनों के क्षेत्र में कमी हुई है। 2. इस बार के सर्वेक्षण में पहली बार टाइगर रिजर्व्स में वन आवरण का मूल्यांकन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार वनीय भूमि के स्थानांतरण के लिए ग्राम सभा की मंजूरी निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है। ए संघवाद, बी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सी कल्याणकारी राज्य, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। ए वित्त मंत्रालय, बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5वां और अंतिम प्रश्न, सौर अपशिष्ट से क्या अभिप्राय है। ए सौर अपशिष्ट सौर आंधियों के कारण क्षतिग्रस्त हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा है। बी सौर अपशिष्ट सौर मंडल के अलग अलग ग्रहों पर शोध के लिए गए उपग्रहों के नष्ट होने से उत्पन्न कचरा है। सी सौर अपशिष्ट सौर ऊर्जा सृजन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से उत्पन्न कचरा है, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। तमिलनाडु के एरोड जिले के नाम्बियूर में एक मंदिर में 15वीं सदी का एक पत्थर मिला है। इस मंदिर का नाम थांथोनद्रीश्वरर शिवान मंदिर है। शोध के मुताबिक इस पत्थर पर एक योद्धा का चित्रण किया गया है। बाघ से गायों की रक्षा करते हुए उस योद्धा की मौत का चित्रण इस पत्थर पर समझ आ रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 100 साल पुराने चिंतामणि पद्य नाटकम पर रोक लगा दी है। इस नाटक में हिस्सा लेने वाले सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि उन्हें तेलुगु भाषा में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने को कहा गया था। इस पद्य नाटकम की शुरुआत 1920 में कल्लाकुड़ी नारायण राव ने की थी। इस मंच में कुछ कैरेक्टर्स शामिल हैं: सुब्बीसेट्टी, चिंतामणि, बिल्वा मंगालुडू, भवानी शंकरम और श्रीहरि इत्यादि। कैबिनेट ने पिछले दिनों राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इस निकाय की स्थापना 1993 में एक एक्ट के जरिए हुई थी। 2004 में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद से यह आयोग एक गैर सांविधिक निकाय के तौर पर काम कर रहा है। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार को सिफारिशें देता है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में दिसंबर में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 2% की गिरावट दर्ज हुई है। इस बार दिसंबर में यह आंकड़ा 2.51 मिलियन टन रहा। देश की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी ने भी 3% कम उत्पादन किया है। आपको याद दिला दें कि भारत अपनी घरेलू जरूरत का 85% हिस्सा आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में वैश्विक स्तर पर बेरोजगार लोगों की तादाद 207 मिलियन के आसपास रह सकती है। यह आंकड़ा 2019 में कोरोना महामारी शुरू होने से पहले की स्थिति से कहीं ज्यादा है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद लगभग 5 लाख लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे। एक शोध के मुताबिक कोविड-19 वैक्सीन के चलते म्योकार्डिटिस होने का खतरा है। यह खतरा खासकर युवाओं से जुड़ा हुआ है। म्योकार्डिटिस इंसान के हार्ट मसल में सूजन से संबंधित है। यह आमतौर पर इन्फ्लुएंजा, कॉक्सैकी, हेपेटाइटिस और हर्पीस की वजह से होता है। बैक्टीरिया, फंगी, टॉक्सिन्स, कीमोथेरेपी और ऑटो इम्यून कंडीशंस भी इसके कारण हो सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट ने अपने स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फ्लिपकार्ट लीप को आगे बढ़ाने की कवायद की है। फ्लिपकार्ट लीप के तहत 2 और प्रोग्राम्स फ्लिपकार्ट लीप अहेड और फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क शुरू किए गए हैं। दोनों ही प्रोग्राम्स का मकसद देश के युवाओं की प्रतिभा को समझना और जरूरत पड़ने पर उन्हें फंड मुहैया कराना है। केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने समर्थ स्कीम के संबंध में स्थायी समिति की दूसरी बैठक की समीक्षा की। इस दौरान खासकर थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास को फायरिंग की स्थिति की समीक्षा की गई थी। समर्थ का पूरा नाम सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स है। समर्थ का राष्ट्रीय मिशन है जिसका मकसद कोयला आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में बायोमास को बढ़ावा देना है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।